देन हम बात करते हैं नाइट्रियम सल्फ्यूरिकम की। तो नाइट्रियम सल्फ्यूरिकम का कॉमन नेम है सोडियम सल्फेट और इसका फार्मूला है मतलब ये जिससे बनता है वो है NaOSO3 .10 एक्वस। लेट स्टार्ट। इसमें पहला पॉइंट है एलिमेंट्स विच आर एग्रेवेटेड बाय और विच डिपेंड अपॉन डैम्पनेस ऑफ वेदर, डैम्प हाउसेज और सेलर्स एरन। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो इस वजह से होते हैं क्योंकि एलिमेंट्स मतलब बेसिकली क्या दिक्कत या प्रॉब्लम जो है वो जो डेवलप होती है ड्यू टू डैम्पनेस ऑफ वेदर में डैम्पनेस है इस वजह से, डैम्प हाउसेज में रहने की वजह से, या फिर जो सेलर्स मतलब जो बेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, या सेलर्स मतलब हम समझ सकते हैं जो तहखाने होते हैं ना वही होते हैं। तो ऐसे जगहों में रहने से जहाँ पे डैम्पनेस हो जाती है, जैसे मान लो बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने के बाद क्या हो गया कि नमी सी या सीलन सी पड़ गई है, तो उसकी वजह से अगर दिक्कत हो रही है मतलब अगर उसकी वजह से दिक्कत हो रही है कुछ भी, तो हम उसमें नाइट्रियम सल्फ सोच सकते हैं। सेलर्स जो होते हैं ना, इसका मतलब होता है बेसमेंट्स। तो जो बेसमेंट्स होते हैं वो एक वो डैम्पनेस मतलब उसमें उनमें प्रेजेंट होता है बेसमेंट्स वगैरह में। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा हो तो फिर उसमें हम उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो नाइट्रियम सल्फ सोच सकते हैं। एरन करके एक रेमेडी है वो भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट फील्स एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, कैन नॉट टॉलरेट सी एयर, नॉट ईट प्लांट्स दैट थ्राइव नियर वाटर, अ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गोनोरियल पॉइजन इज़ मोस्ट परनीशियस, रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस। पेशेंट जो होते हैं नाइट्रियम सल्फ के वो फील करते हैं चेंज ऑफ वेदर को ड्राई टू वेट में, मतलब कि अगर ड्राई वेदर है मान लो और फिर वेट वेदर आ रहा है, तो जब ड्राई से वेट वेदर की तरफ जा रहा है मतलब कि जब उसकी इन्वायरमेंट में जब उसका जो वेदर है वैसे चेंज हो रहा है कि पहले ड्राई था अब वेट की तरफ हो रहा है, वेदर वेट की तरफ जा रहा है, तो उससे दिक्कत हो रहा है तो नाइट्रियम सल्फ सोच सकते हैं। और जो नाइट्रियम सल्फ का पेशेंट है वो क्या करता है, वो सी एयर को टॉलरेट नहीं कर सकता। क्यों टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो सी एयर है वहाँ पे ऑब्वियसली डैम्पनेस प्रेजेंट होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवा में होंगे, है ना, इसलिए। नेक्स्ट है नॉट ईट प्लांट्स दैट थ्राइव नियर वाटर, और ऐसे प्लांट्स को भी नहीं वो खा सकता या ऐसे वेजिटेबल्स को या ऐसे चीज़ें जो ग्रो करती नियर वाटर उसको वो नहीं खा सकता है, ठीक है। उसके बाद और ऐसे तब होता है जब हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट हो। हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट मतलब कि जिसको डैम्पनेस से दिक्कत है क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस वाटर है, तो उस एक्सेस वाटर है तो उसको फिर जो बाहर से उसको डैम्पनेस मिल रही है उसको दिक्कत होगी। यहाँ तक कि क्योंकि वो प्लांट्स जो होंगे आसपास के जो सी के अराउंड या फिर वाटर के अराउंड ग्रो कर रहे होंगे उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा ना, तो इस वजह से। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को देंगे जिसमें गोनोरियल डिजीज़ हमें देखने को मिलती है या गोनोरियल डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो लाइन है ना, गोनोरियल पॉइजन इज़ मोस्ट परनीशियस मतलब होता है इंजरियस हो, ठीक है, मतलब कि जो हार्मफुल हो, मतलब बेसिकली गोनोरियल अगर डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो उसमें हम दे सकते हैं नाइट्रियम सल्फ। फिर है रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस, और जो भी उसके सिकनेस है उस जब भी वो बीमार पड़ता है तो उसे स्लोली रिकवर करता है अगर, तो उसमें हम नाइट्रियम सल्फ सोच सकते हैं। उसके बाद है एवरी स्प्रिंग स्किन इन्फेक्शंस रीअपियर सोलाइनम, और हर स्प्रिंग में इसके स्किन इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ऐसे सोलाइनम में भी देखने को मिलता है। और हमने कल पढ़ा था जैसे मतलब एलियम सेपा तो नहीं था, आई थिंक वो क्या था वो रेमेडी जिसमें हमने बोला था ये बताया था कि एवरी विंटर उसकी जो स्किन प्रॉब्लम है वो वापस आ जाती है। स्किन प्रॉब्लम में बेसिकली वो था ईचिंग उसका एवरी विंटर वापस आ जाता है, तो वो था अलॉज, तो उसमें भी था, सोलाइनम में उसमें भी था, ठीक है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू थिंक नाइट्रियम कार्ब, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति, इसमें गलती से थिक लिखा हो एक्चुअली वो थिंक है, सोचने समझने की शक्ति से कम है, तो उससे हम नाइट्रियम सल्फ एंड नाइट्रियम कार्ब जो है वो सोच सकते हैं। फिर है सैड ग्लूमी इरिटेबल वर्ड्स इन मॉर्निंग, डिसलाइक्स टू स्पीक और बी स्पोकन टू, आयोड सिलेशिया, मतलब कि जो पेशेंट है नाइट्रियम सल्फ का वो सैड होगा, ग्लूमी होगा, इरिटेबल होगा, ठीक है, वर्ड्स होगा मॉर्निंग में मतलब कि सुबह के टाइम उसकी दिक्कतें ज़्यादा होंगी, ठीक है। डिसलाइक्स टू स्पीक और बी स्पोकन टू, ना तो उसे खुद बात करना पसंद है या अगर उससे कोई बात करे तो उसे ये भी पसंद नहीं आता, इसमें हम आयोड एंड सिलेशिया सोच सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड लाइवली म्यूजिक मेक्स हर सैड, सिटाइटी ऑफ लाइफ मस्ट यूज ग्रेट सेल्फ कंट्रोल टू प्रिवेंट शूटिंग हिमसेल्फ,
मतलब नाइट्रम सेल्फ का पेशेंट जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है, बहुत परेशान होता है, इतना परेशान कि लाइवली म्यूज़िक से, जो जिंदा दिली वाला म्यूज़िक होता है ना, उससे वो सैड हो जाता है। सटाइटी ऑफ लाइफ है, उसमें लाइफ से उब जाता है और उसको बहुत सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने आप को शूट करने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक जगह और पढ़ी थी ये चीज़ कि म्यूज़िक से किसको दिक्कत है। मैं तो म्यूज़िक से दिक्कत जो है वो एकोनाइट को भी थी, और म्यूज़िक से दिक्कत उसको नेट कार्ड को भी थी, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको कि जो एकोनाइट था ना, उसमें क्या था, उसमें एक पॉइंट था कि जब मैंने बताया था कि म्यूज़िक से दिक्कत है, तो उसमें ये था कि म्यूज़िक जो है उसके लिए अनबियरेबल है, म्यूज़िक से वो सैड हो जाती है एकोनाइट, ऐसे। उसमें फिर ब्रैकेट में सैड करके मेडिसिन लिखी थी। और अगर ऐसा हो रहा है कि मेंसेस के टाइम अगर म्यूज़िक से दिक्कत हो रही है तो उसमें नेट कार्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना सीख लो कि अगर मेंसेस के दौरान म्यूज़िक से दिक्कत है तो नेट कार्ब्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसमें ये है कि वो म्यूज़िक सुनने से सैड हो जाती है, ठीक है, और डिप्रेस्ड है, और सटाइटी ऑफ लाइफ से उब चुकी है, मतलब नाइट्रम सेल्फ लाइफ से एकदम उब चुका है। और जैसे कि ना अगर कोई मान लो पेशेंट है जो पुलिस में है, ठीक है, वो बताता है आप अपने बारे में कि मुझे कभी कभार अपने आप को काबू करना पड़ता है बहुत मुश्किल से, कि मैं अपने आप को कहीं बंदूक से गोली ना मार दूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम नाइट्रम सेल्फ सोच सकते हैं। फिर है ग्रैनुलर लिड्स लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स, थूजा, ग्रीन पस एंड टेरिबल फोटोफोबिया, गोनोरियल और साइकोटिक। मतलब नाइट्रम सेल्फ में क्या होते हैं, ग्रैनुलर लिड्स होते हैं। ग्रैनुलर लिड्स जो है, इस वर्ड का मतलब है कि जो लिड्स है, आई लिड्स है, उसमें दाने हो चुके हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब क्या होते हैं कि दाने टाइप चीज़ें, है ना। तो ग्रैन्यूलर लिड्स मतलब कि दाने हैं। उसके बाद लिखा है लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स मतलब क्या है कि जैसे बोलते हैं ना फफोले, तो फफोले की तरह उसमें दाने हैं। थूजा, और फिर ब्रैकेट में लिखा है थूजा, इसमें हम थूजा भी सोच सकते हैं। फिर है ग्रीन पस एंड टेरिबल फोटोफोबिया। अब इसके जो ये ब्लिस्टर्स है, जो भी इसके दाने हैं, उसमें से ग्रीन कलर का पस निकल रहा है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा फोटोफोबिया है। फोटोफोबिया मतलब कि लाइट से उसको दिक्कत है। गोनोरियल और साइकोटिक, और इसका जो ये डिस्चार्ज है उसमें जो भी है लिड से, वो गोनोरियल या साइकोटिक होगा, ठीक है। मतलब गोनोरिया अगर है तो उससे अगर डिस्चार्ज है तो हम नाइट्रम सेल्फ सोच सकते हैं। साइकोटिक भी लिखा है। उसके बाद है नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान इसके नोज से ब्लीडिंग होती है। और अगर इंस्टेड ऑफ मेंसेस अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें 2 रेमेडीज़ है, ब्रायनिया एंड पल्सेटिला। फिर है टूथ एमुलेटेड बाय कोल्ड वाटर एंड बाय कोल्ड एयर, कॉफी या पल्सेटिला। इसका जो टूथ है, दांत का दर्द है, उसमें उसको आराम मिलता है कोल्ड वाटर लेने से, या फिर कूल एयर अगर होता है तो उसको आराम मिलता है। और ऐसा हमें कॉफी और पल्सेटिला में देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डर्टी ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटिंग ऑन टंग। इसका जो टंग है उसके ऊपर डर्टी गंदे से कोटिंग होगी, ग्रीनिश ग्रे कलर की कोटिंग होगी, ठीक है। या फिर क्या होगी, डर्टी कोटिंग होगी, या फिर ग्रीनिश ग्रे कलर की कोटिंग होगी, या ब्राउन कलर की कोटिंग होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टंग पे। फिर हम बात करते हैं डायरिया के। डायरिया में है सडन अर्जिंग, गशिंग, मच फ्लैटस ऑन फर्स्ट राइजिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द फीट आफ्टर स्पेल ऑफ वेट वेदर, लिविंग और वर्किंग इन बेसमेंट्स। अगर डायरिया है, सडन डायरिया है, अर्जिंग मतलब उसको बहुत अर्ज हो रही डायरिया करने, मतलब डायरिया में स्टूल पास करने की, ठीक है। गशिंग मतलब प्रोफ्यूज अमाउंट में एक बार में निकल जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं गशिंग। मच फ्लैटस बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास हो रहा है उससे डायरिया में। और उसके बाद जब भी वो ऑन फर्स्ट राइजिंग मतलब कि जब भी वो उठ रहा है बेड से, ठीक है, या सोकर उठ रहा है, एंड स्टैंडिंग ऑन फीट और अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, तब उसको डायरिया हो रहा है। आफ्टर स्पेल ऑफ वेट वेदर, जब वेट वेदर आता है उसकी वजह से डायरिया है, क्योंकि मैंने बताया था डैम्पनेस से एलिमेंट है, तो मतलब वेट वेदर एक टाइप हम कह सकते हैं डैम्प में आता है, तो उसमें नाइट्रम सेल्फ दे सकते हैं। लिविंग और वर्किंग इन बेसमेंट्स में काम करने से या बेसमेंट्स में रहने से अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम नाइट्रम सेल्फ सोच सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गोनोरिया, ग्रीनिश येलो, पेनलेस, थिक डिस्चार्ज, पल्सेटिला, क्रॉनिक और सप्रेस्ड, थिक ग्रीन, काली आयोड। मतलब नाइट्रम सेल्फ में क्या जो गोनोरिया है वो ग्रीनिश येलो होगा डिस्चार्ज उसमें, ठीक है, और पेनलेस होगा गोनोरिया, और उसके बाद थिक डिस्चार्ज होंगे। पल्सेटिला में भी थिक डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। और अगर क्रॉनिक गोनोरिया है एंड सप्रेस्ड है तो उसमें, और उसमें थिक ग्रीन डिस्चार्ज है तो उसमें काली आयोड सोच सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं डिस्निया डिज़ायर टू टेक अ डीप ब्रेथ ड्यूरिंग डैम्प क्लाउडी वेदर। इसको डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में, और उसको उस टाइम पे उसको डिज़ायर होती है डीप ब्रेथ लेने की डैम्प एंड क्लाउडी वेदर के दौरान। ठीक है, कि मैंने बताया डैम्पनेस से दिक्कत है, तो जब भी डैम्प या क्लाउडी वेदर हो रहा है तो उसको डिस्निया हो रहा है। डिस्निया मतलब कि शॉर्टनेस या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब। उसके बाद है ह्यूमिड अस्थमा इन चिल्ड्रन विद एवरी चेंज टू वेट वेदर विद एवरी फ्रेश कोल्ड ऑलवेज वर्स इन डैम्प रेनी वेदर स्पूटा ग्रीन ग्रीनिश कोपियस ग्रीनिश ग्रे कॉप। मतलब बच्चों में अगर ह्यूमिड अस्थमा देखने को मिल रहा है और जब भी वेट वेदर में चेंज हो रहा है वेदर, जब भी वेट वेदर की तरफ जब भी वेट वेदर आ रहा है तब, और जब भी फ्रेश कोल्ड आ रहा है, ठीक है ना, मतलब सर्दी का टाइम जस्ट शुरू है मान लो, ठीक है। और उसके बाद ऑलवेज वर्स इन डैम्प रेनी वेदर, हमेशा जो है डैम्प और रेनी वेदर में उसकी जो अस्थमा है बच्चे की वो वर्स हो जाती है, तो उसमें हम नेट्रम सल्फ जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है स्पूटा ग्रीन। स्पूटा मतलब जो उसका कफ है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश कोपियस ग्रीनिश है और अबंडेंट है। कोपियस मतलब क्या होता है, अबंडेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना विद एवरी फ्रेश कोल्ड, इसका मतलब ना एक्चुअली कोल्ड सीजन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब भी ताज़ी ठंडी लगती है, ताज़ी ठंडी का मतलब इन द सेंस कि जब भी नया नया सर्दी जुकाम लगा है ना, जब ठंड लग रही है, ठीक है, कोल्ड उसको फील हो रहा है मान लो, और जब भी उसको मतलब कि मान लो सीज़न चेंज हुआ है, ठीक है, अभी मौसम ठंडा होना स्टार्ट हुआ है, ये जैसे मान लो कभी कभी कहते हैं ना गर्मी हो जाती है बहुत, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि बारिश होना शुरू हो जाती है ना, तो उस बारिश की वजह से अगर ठंड लग रही है उस बच्चे को, ठीक है, और उसमें उसको अस्थमा हो रहा है, मतलब कूल वेदर, कूल अगर हुआ है, न्यू ताज़ी ताज़ी ठंड है, फ्रेश कोल्ड मतलब क्या, ताज़ी ठंड आई हो स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसकी वजह से उसको जुकाम लग रहा है, मतलब कि उसकी वजह से उसमें सॉरी नॉट जुकाम, इट आई मीन टू से जैसे कि जब भी फ्रेश कोल्ड आ रहा है वेदर, फ्रेश कोल्ड वेदर तो नहीं, फ्रेश कोल्ड वाला जब जैसे इन्वायरमेंट अगर बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेश कोल्ड वर्ड का मतलब हुआ है ना इस्तेमाल, वो किसी भी सर्दी जुकाम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वो बल्कि उसके लिए इस्तेमाल है कि मान लो सीज़न चल रहा है गर्मी का, फिर बारिश हुई, ठीक है, या कहीं आसपास के स्ट्रीट में बर्फ़ पड़ गई, तो इसकी वजह से अगर ठंडा वाला उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ह्यूमिड अस्थमा, तो उसमें हम नाइट्रम सल्फरिकम सोच सकेंगे। फिर उसके बाद स्पूटा ग्रीन मतलब उसका जो कफ है वो ग्रीन है, ग्रीनिश है, कोपियस है मतलब अबंडेंट है, और अगर ग्रीनिश ग्रे कलर का है तो कॉप का रेमेडी है वो सोच सकते हैं। फिर है साइकोटिक न्यूमोनिया, लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, साइकोटिक न्यूमोनिया इसमें देखने को मिलता है, और इसमें लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग बेसिकली अफेक्टेड होता है। अगर किसी रेमेडी में लिखा, अगर किसी पेशेंट ने बताया कि उसका अपर लोब अफेक्टेड है ऑफ राइट लंग, तो उसमें हम कैलकिरिया कार्ब सोच सकते हैं, और अगर लेफ़्ट लंग अफेक्टेड है तो सल्फर सोचेंगे, और यहाँ पे है लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग अफेक्टेड है, ठीक है। फिर है ग्रेट सोरनेस ऑफ चेस्ट, इसका जो चेस्ट है उसमें उसको बहुत सोरनेस मतलब पेनफुल फील होगा ड्यूरिंग कफ के टाइम, अगर न्यूमोनिया में उसको कफ भी है तो हम उसको नाइट्रम सल्फ देंगे। हैज़ टू सिट अप इन बेड एंड होल्ड द चेस्ट विद बोथ हैंड्स, उसको कफ के टाइम ना बेड पे बैठ जाना पड़ता है, और अपने जो चेस्ट है उसको दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्पाइनल मेनिंजाइटिस, वायलेंट क्रशिंग ग्नॉइंग पेन्स एट द बेस ऑफ ब्रेन। इसको स्पाइनल मेनिंजाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो किसी इंसान को, तो हम उसको नाइट्रम सल्फ दे सकते हैं। अब स्पाइनल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, फीवर वगैरह आता है, ठीक है, पेन वगैरह होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, वायलेंट क्रशिंग ग्नॉइंग पेन्स फील हो रहा है एट द बेस ऑफ ब्रेन। वायलेंट मतलब तेज़ी से जो दर्द होता है तो बोलते हैं वायलेंट, ठीक है। क्रशिंग मतलब कुचलने वाला, ठीक है, और ग्नॉइंग मतलब कि कुतरने वाला, वैसा पेन अगर हो रहा है ब्रेन के बेस में, ठीक है, तब हम देंगे नाइट्रम सल्फ। फिर है हेड ड्रॉन बैक, जो उसका हेड है वो पीछे की तरफ अगर हो खींचा हुआ मतलब खींच जाता है तो हम उसमें नाइट्रम सल्फ देंगे। फिर स्पाज्म विद मेंटल इरिटेबिलिटी एंड डेलीरियम, अगर स्पाज्म है मेंटल इरिटेबिलिटी के साथ एंड डेलीरियम है मतलब कंफ्यूज मेंटल स्टेट है तो हम नाइट्रम सल्फ देंगे। फिर है वायलेंट कंजेशन ऑफ ब्लड टू हेड, अब हेड की तरफ क्या हो रहा है, हेड की तरफ अगर ब्लड का बहुत फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहाँ जम जा रहा है इसकी वजह से, तो हम नाइट्रम सल्फ दे सकते हैं। डेलीरियम में अगर जा रहा है मतलब कि कंफ्यूज मेंटल स्टेट है, ना कॉन्शियस ना अनकॉन्शियस ऐसा वाला स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें नाइट्रम सल्फ सोचेंगे। ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस मतलब कि ऐसा पोजीशन आप गूगल में चेक कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है बेसिकली वो जो आर्क टाइप पोस्चर ले लेता है पेशेंट, ठीक है।
उसके बाद रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशन है इसका कंपेयर कर सकते हैं हम इसको नाइट्रोमेटिकम एंड सल्फर के साथ, जो बहुत सिमिलर है, एंड थूजा एंड मर्क्यूरी के साथ इन सिफिलिस एंड साइकोसिस जो अकर करते हैं हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशंस। एग्रीवेशन है इसको डैम बेसमेंट से या ड्वेलिंग्स, मतलब कि जो निवास करने की जगह होती है उसे ड्वेलिंग बोलते हैं। डैम्प ड्वेलिंग से डैम बेसमेंट से दिक्कत है, डैम्प वेदर से दिक्कत है। इसमें एरन आर्स आई और डल का हमारा सोच सकते हैं। रेस्ट एंड लाइंग से दिक्कत है नाइट्रम सल्फ को, ठीक है। रेस्ट से हम ऐसे सोच सकते हैं, रेस्ट से इसलिए दिक्कत है क्योंकि उसको उठना पड़ता है कर्व करने के टाइम पे, अपने चेस्ट को पकड़ना पड़ता है, मतलब बैठ जाना पड़ता है ना उस टाइम पे। और उसके बाद लाइंग से इसलिए दिक्कत है क्योंकि जब वो राइज़ कर रहा है अपने फीट पे एंड स्टैंड कर रहा है स्टैंड कर रहा है फीट पे एंड फर्स्ट राइज़ कर रहा है, तब उसको डायरिया हो रहा है। एमिग्रेशन की बात करते हैं। ड्राई वेदर से इसको आराम है, प्रेशर से आराम है, सिटिंग अप से आराम है, कफ के केस में स्पेशली चेंजिंग पोजीशन से आराम है। बट अगर जैसे नेचुरल सल्फर उसको तो ड्राई वेदर से आराम मिल रहा है, लेकिन अगर किसी को वेट वेदर से आराम मिल रहा है तो वो है कॉस्टिकम, ठीक है। तो कॉस्टिकम और नेचुरल सल्फ में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये बता देना, नेचुरल सल्फ को ड्राई वेदर से आराम है और कॉस्टिकम को वेट वेदर से आराम है। ओपन एयर से भी आराम है नेचुरल सल्फ को। ओपन एयर से और किसी को आराम था मैंने बताया था, इलियम सेपा को आराम था, पल्सिटिला को आराम था, ठीक है। और हाँ यही था। और कॉफी क्रूडा और यूफ्रेशिया को दिक्कत थी ओपन एयर से। उसके बाद हम बात करते हैं मस्ट चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली बट इट इज़ पेनफुल एंड गिव्स लिटिल रिलीफ। कॉस्टिकम, इसको अपने पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से ये चीज़ जो होती है उसके लिए पेनफुल है, लेकिन उससे रिलीफ उसको थोड़ा बहुत ही मिलता है। कॉस्टिकम में भी यही है कि मस्ट चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली बट इट्स पेनफुल एंड इट गिव्स लिटिल रिलीफ।